दोस्तों, मेरा नाम सतीश यादव है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आदर्श कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। हम साइंस के सीरीज लेकर के आए हैं लेसन 3। इससे पहले 2 लेसन हम पढ़ा चुके हैं, 2 लेसन का क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं। जो बच्चा उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, उसको देख करके ही तीसरा लेसन पढ़ें। अब हम तीसरा लेसन पे आए हैं जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसका आज लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेन करेंगे और समझाते चलेंगे। ठीक है, वीडियो को में एक्सप्लेन करते चलेंगे और बताते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। लाइन बाय लाइन कहानी की जैसा हम पढ़ते जाएंगे और समझाते जाएंगे। हम जान चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जंतु जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधे, जंतुओं अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनका नियमित उत्पादन एवं प्रबंधन आवश्यक है। हाँ, तो हम लोग जानते हैं कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन मनुष्य को जीवित रहने के लिए बहुत सारे जीव जंतु एवं भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि पेड़ पौधे या जंतुओं से अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं। इसके लिए उसे नियमित उत्पादन का प्रबंधन आवश्यक है। आगे दिया है हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित कार्यकलाप पर निर्भर करती है। हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। क्या आप बता सकते हैं हमारे राज्य में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? क्या साल भर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है? क्या ऋतु विशेष में उगाई जाने वाली फसलों के नाम बता सकते हैं? तो देखिए, हमारा देश जो है भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ समय समय पर ऋतुएं चेंज होती रहती हैं। वर्षा ऋतु में अलग फसल उगाया जाता है, शीत ऋतु में अलग उगाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में अलग उगाया जाता है फसल। यहाँ पे अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलों को उगाया जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में धान का खेती, मरुआ का खेती, पटसन का खेती होता है, ईख का खेती होता है। वैसे ही शीत ऋतु में गेहूं का खेती होता है, चना का खेती, मटर का खेती, सरसों का खेती, आलू का खेती, ये सब होता है। तो वैसे ही ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में जो गर्मी फसलें उगाई जाती है वो उगाया जाता है। तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। तो क्रियाकलाप 1 बोला है, क्रियाकलाप 1 बोल रहा है कि फसलों के नाम लिखिए, बोने का समय लिखिए और काटने का समय लिखिए। तो इसमें लिख सकते हैं, मान लीजिए फसल का नाम गेहूँ। गेहूँ का बोने का समय होता है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर होता है और काटने का समय होता है मार्च अप्रैल मई। काटने का समय होता है अप्रैल और मई, इसको काटने का समय होता है गेहूं को। फिर अगर धान के बारे में बोला जाए तो धान को उगाने का समय होता है जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है धान की खेती को। तब ऐसे ही सब मतलब जितने सारे फसलों के जिस समय बोया जाता है और उस फसल का इसमें नाम लिख देना है, बोने का समय इसमें लिखना है और इसमें काटने का समय लिखना है कि कब कटाई होती है। आगे चलते हैं, आगे है अब हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फसल किसे कहते हैं? तो बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसलों की चर्चा सुने होंगे। आप जान गए हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उपजाई जाती है। वर्षा ऋतु में उपजाए जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। याद रखना, वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल। जैसे में हो गया धान, पटसन हो गया, ईख हो गया, ये सब वर्षा ऋतु में। शीत ऋतु में
शीत ऋतु में रबी फसलों की पैदावार होती है, यानी शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूँ, चना, आलू, ये सब हो गया। जबकि ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। तो जायद फसल किसे कहते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं, जैसे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब ग्रीष्म ऋतु में है। क्या खरीफ, रबी और जायद फसलों के नाम बता सकते हैं? तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। खरीफ में हो गया खरीफ फसल में हो गया धान, पटसन। रबी में हो गया चना, मटर, सरसों, तीसी, गेहूँ। और जायद में हो गया तरबूजा, खरबूजा, etc। आगे देखते हैं क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 2 बोल रहा है कि फसलों के प्रकार था। फसल 3 तरह के होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। इसमें फसलों के नाम, रबी फसल में, खरीफ फसल में क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा, धान हो जाएगा, पटुआ हो जाएगा, ये सब। रबी फसल में क्या हो जाएगा? तो गेहूँ हो जाएगा, गेहूँ, जौ, मटर, तीसी, सब। जायद में क्या हो जाएगा? ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सब हो जाएगा। ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, etc हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि मनुष्यों ने खेती करना कब शुरू किया? खेती के जो तरीके आज हम देखते हैं, क्या हजारों वर्ष पहले यही तरीके अपनाए गए होंगे? तो देखिए यहाँ पे दिया है, मनुष्य ने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। मतलब शुरुआती दौर में मनुष्य कैसा था? घुमंतु था। उसको जहाँ भोजन मिलता था, जहाँ वो रहना स्टार्ट करता था, वहाँ के भोजन जैसे ख़त्म हो जाता था, फिर दूसरे जगह जाने लगता था। यह स्थिति लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक बनी रही। यह स्थिति कब तक बनी रही? 10,000 ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से 10,000 वर्ष पहले तक। वह भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे। वह भोजन और आवास की खोज में, तो वह भोजन की तलाश में क्या रहता था? खोज में इधर उधर घूमते रहता था। और इनका विचरण समूहों में हुआ करता था, यानी बहुत सारे लोगों को मिल करके घूमते रहते थे। और ये क्या क्या इकट्ठा करते थे जंगलों से? तक कच्चे फल, कंद, मूल, सब्जियां खाते थे तथा जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। इसी क्रम में बीजों से पौधों को उगते देखा और उन पौधों से बीजों को उत्पन्न होते हुए देखा। फिर क्या था? कृषि की शुरुआत हुई। तो जब ये घूम रहे थे, उस समय इन्होंने देखा कि पौधे बीज से उग रहा है, और बीज से पौधा उग करके फिर पौधा जब उग जा रहा है, उससे फिर बीज उत्पन्न हो रहा है। ये चीज़ें जब देख लिया, तो किसानों ने क्या कर दिया? उस समय के लोगों ने कृषि की शुरुआत कर दी, यानी कि खेती करना शुरू कर दिया। अब मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, जिसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज जो मनुष्य हम लोग देख रहे हैं, एक जगह रह करके, अस्थायी रूप से रह करके खेती करते हैं। लेकिन पहले एक समय ऐसा था कि मनुष्य आरंभिक स्थिति में घूम घूम करके जहाँ भोजन मिलता था वहाँ रहता था, खाता था, और पानी जहाँ मिलता था पीता था। और जैसे ही वहाँ का भोजन समाप्त हो जाता था, फिर दूसरे जगह भोजन की तलाश में घूमने लगता था। लेकिन जब लोगों को ये पता चल गया कि खेती करना, मतलब जो पौधे हैं वो बीज से उत्पन्न होते हैं, और उसी बीज से फिर नए पौधे को, और फिर नया पौधा से बीज, तो वो क्या करना शुरू कर दिया? तो खेती करना स्टार्ट कर दिया। आगे हम बताते हैं। आगे है कि क्या आपको मालूम है फसल किस प्रकार उपजाई जाती है? फसल उपजाने के लिए किस प्रकार तैयारी की जाती है? अपने घर के बुजुर्गों से पता कीजिए कि अच्छी उपज के लिए क्या क्या करते हैं। तो हाँ, अच्छी उपज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई थोड़ा सा बीज ले करके और पानी में डालेंगे। जो पानी में डूब जाएगा वो अच्छा बीज का निशानी है, और जो तैरते रह जाएगा वो खराब बीज का निशानी है। जो तैरेगा वो खराब बीज का निशानी है, और जो डूब जाएगा वो अच्छा बीज का निशानी है। जो डूब जाएगा वो अच्छा बीज का, और जो नहीं डूबेगा वो खराब बीज का। जैसे धान के थोड़ा सा उठा करके और पानी में डालेंगे, जो ऊपर दहेगा समझ जाएंगे कि वो खखरी है, यानी कि खराब बीज है। लेकिन जो डूब जाएगा, बैठ जाएगा, उसको समझेंगे कि क्या है, वो अच्छा बीज है। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं बीजों का। यहाँ पे दिया है फसलों के उत्पादन, फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप। आइए अच्छे फसल उत्पादन के निम्नलिखित क्रियाकलापों को जानें। देखिए, अच्छे जो फसल उत्पादन करना होता है, उसके लिए पहला तो मिट्टी तैयारी करना ज़रूरी होता है, यानी खेतों का जुताई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बीजों का चयन करना। और तीसरा, बुआई करना। चौथा, सिंचाई करना, सिंचाई यानी पौधों को पानी डालना। पांचवा, निकौनी या निराई करना, यानी कि पौधों में जब घास उस जम जाता है तो उसको निकालना। और छठा, कटाई करना। जब फसलें हो जाती हैं तो उसको
कटाई किया जाता है। आगे बताते हैं इसके बारे में, आगे विस्तार रूप से दिया हुआ है। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट है कि जब कटाई हो जाता है तो उसका उसाई या सफाई या गहाई किया जाता है और उसको फिर एक बोरे में भर करके भंडारण किया जाता है। तो आगे बताते हैं, मिट्टी पहला जो दिया हुआ है मिट्टी तैयार करना, कैसे मिट्टी को तैयार करते हैं तो यहाँ पे दिया है। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है ना, और मिट्टी के उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो जुताई। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जुताई किसे कहते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है जो लकड़ी की बना होता है। मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल में लोहे का फाल लगा रहता है। हल से जुताई के लिए एक जोड़े बैल की मदद ली जाती है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया, एक किसान क्या कर लिया कि एक जोड़ा बैल ले लिया है और उससे एक लकड़ी का फाल लेकर के हल लगा करके और उसको जोत रहा है खेतों का। तो ऐसे जोतने के लिए ऐसा ही हल का उपयोग किया जाता है, पहले प्राचीन काल में किया जाता था। हालांकि अब ट्रैक्टरों से जोता रहा है, बहुत सारे मशीनें यंत्र आ चुकी हैं। आगे देखते हैं, जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए पाटन या चौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे भी 2 बैलों की मदद से चलाया जाता है। वर्तमान में ट्रैक्टर पावर टिलर से जुताई का काम लिया जा रहा है। मिट्टी की जुताई से पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती है और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमरस पौधे की जड़ों तक पहुंचती है। केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और ह्यूमरस का निर्माण तेजी से होने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जुताई करने से क्या क्या होता है, तो जुताई करने से जो पौधे लगते हैं वो मिट्टी के अंदर बहुत उनकी जो जड़ें होती है गहराई तक जा सकती हैं। दूसरा, उसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। ह्यूमरस पौधे की जड़ों तक पहुंच सकती है। ह्यूमरस पौधे की जड़ें तक पहुंच सकती है और केंचुआ तथा सूक्ष्म जीवाणुओं को वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। और केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस खेत में केंचुए ज़्यादा रहती हैं वहाँ की फसल का पैदावार ज़्यादा होता है। आगे बताते हैं, क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 कह रहा है कि कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम तथा उनके कार्यों की सूची बनाइए। अपने इलाके के खेती या बागवानी में इस्तेमाल होने वाली औजारों का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, हम लोग के जो विद्यालय में औजारें उपयुक्त होती है, कुल्हाड़ी वगैरह होती है, जितना सारा खुरपी हंसुआ होता है उसमें लकड़ी का बेट लगा रहता है ना। तो इसमें उपकरण का नाम लिखना और इसमें उसका कार्य लिखना है कि किस उपकरण से कौन सी काम में ली जाती है। तो हंसुआ से जैसे काटने का काम, खुरपी से सोहने का काम, कुल्हाड़ी से काटने का काम किया जाता है। तब ऐसे ही इसमें लिख देना है। आगे चलते हैं, दूसरा, पहला हम लोग पढ़ चुके, अब दूसरा पढ़ेंगे बीजों का चयन, मतलब अच्छे बीजों का चयन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छे बीजों का चयन चुनकर और फटक कर तो करते ही हैं, क्या और भी कोई तरीका है जिससे स्वस्थ बीजों को चयनित किया जा सकता है? हाँ, देखिए, अच्छे बीजों का चयन तो चुनकर फटक कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका है कि उसको पानी में डाल करके देखेंगे। अगर जो बीज बैठ गया पानी की सतह पर नीचे पेंदी में, तो बीज अच्छे होते हैं और जो तैरेगा वो खराब माने जाते हैं। आगे देखिए ना, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है 4। क्रियाकलाप 4 दिया है कि कांच के गिलास में आधा गिलास पानी भरिए। इसके बाद उस गिलास में एक मुट्ठी चने या गेहूं के बीज डालिए। कुछ देर के बाद अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या सभी बीज नीचे बैठ गए या कुछ पानी की सतह पर तैरने लगे? क्रियाकलाप के दौरान आपने देखा कि कुछ बीज पानी की सतह पर तैरने लगे। ये बीज क्षतिग्रस्त, हल्के और खोखले हैं, यानी ये खराब बीज हैं। इस तरह के बीजों से अंकुर नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा अच्छे एवं स्वस्थ बीजों का चयन आसानी से कर सकते हैं। जल में डूबे बीज ही स्वस्थ एवं शुद्ध बीज है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। जो डूब जाएगा वो अच्छा और स्वस्थ बीज है, और जो नहीं डूबेगा वो खराब है। उसको अगर खेत में डालेंगे खराब बीजों को तो नहीं जामेगा। आगे देखते हैं, तीसरा, बुआई। बुआई क्या है?
बुआई को स्विंग कहते हैं। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुआई किसे कहते हैं, तो ये लिख सकते हैं मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। क्या आपने बीजों की बुआई करते किसानों को देखा है? चयनित बीजों की बुआई पौधे की प्रकृति पर निर्भर करती है। बुआई के लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। कुछ बीज सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, मसूर आदि। हाँ, तो देखिए बुआई के 2 तरीके हैं। कुछ बीजों को क्या किया जाता है कि खेत में सीधे छिटक दिया जाता है और जुताई करवा दिया जाता है, जबकि कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं, यानी कि बिया गिराते हैं। जैसे धान का बिया गिराते हैं और कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयारी कर रोपण किया जाता है। आपने धान की खेती करते हुए अवश्य देखा होगा, धान के बीजों को बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधे को मोड़ी कहते हैं, जिसे उखाड़ कर दूसरे खेत में बोते हैं। इससे फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय कुछ सावधानियां आवश्यक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है बीजों सावधानियां आवश्यक है। बीजों के बीच समानता दूरी बनी रहे ताकि पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। बीजों को इतनी गहराई में बोना चाहिए ताकि नमी के कारण अंकुरित हो सके। बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे अच्छी तरीके से हो जाए। देखिए यहाँ पे किसान ये छिटक करके बो रहे हैं। एगो चित्र दिखाया गया जिसमें छिटक करके बो रहा है, यानी छीट करके, और एगो चित्र दिखाया गया जिसमें रोपित करके बो रहे हैं। तो जो छिटा, ये 2 तरीके से मतलब बुआई होता है। एगो सीधे बिया को छीट दिया जाता है, जिसको हम लोग गांव देहात में कहते हैं बावग। क्या कहते हैं? बावग। गांव देहात में हम लोग उसको बोलते हैं बावग, जो छीट के बोया जाता है। लेकिन जिसको रोपित किया जाता है इसको कहते हैं रोपनी। रोपनी करवा करके ये रोपनी करवाया जाता है और कुछ बावग भी छिटक दिया जाता है। आगे हम बताते हैं क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 बोलता है क्रियाकलाप 7 कह रहा है कि आप अपने निकट कोई नर्सरी का अवलोकन कीजिए और बताइए कि किन किन पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाता है और तैयार होने पर उन्हें हाथ द्वारा दूसरे जगह रोपा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे नर्सरी में जो तैयार किया हुआ पौधा है और दूसरे जगह रोपने हो। खाद एवं उर्वरक मिलाना ये भी बहुत ज़रूरी है। किसान खेतों में खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं जिससे फसलें अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ बोला है क्या आपने किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते देखा? वे ऐसा क्यों करते हैं? देखिए खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि खाद किस पदार्थों का मिश्रण है, तो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण। पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधे, पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेषों से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। तो कार्बनिक खाद किसे कहते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधे, पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेषों से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं, है ना। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार हुई खाद कंपोस्ट खाद कहलाती है। और इस तरीके से जो खाद बनती है उसे कौन सा खाद कहते हैं, तो कंपोस्ट खाद। आगे हम चलते हैं। आगे है खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मिट्टी में पोषकों की पुनःपूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। यानी एक ही तरह के फसल खेतों में लगाया जाता है तो खेतों में से उस मिट्टी का पोषक तत्व की कमी हो जाता है। इसलिए मिट्टी में पोषक तत्वों को बरकरार रखने के लिए खेतों में खाद को डाला जाता है। खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें उर्वरक कहते हैं। तो खाद के अलावा कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिससे क्या कहते हैं, उर्वरक, जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, पोटेशियम सल्फेट आदि। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं तथा पौधे की जड़ द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए
हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। जब फसलों को लगाया जा रहा है तो किसान क्या करते हैं, 2 फसलों के बीच कुछ खाली गैप छोड़ते हैं, जिससे क्या हो कि उसमें जितना सारा पोषक तत्व की कमी हो रहा है, हवाओं द्वारा उड़ करके, धूल मिट्टी द्वारा आकर के या बारिश द्वारा आकर के उसमें पोषक तत्व की पूर्ति हो सके। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6 बोल रहा है कि चने या मूंग के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 अंकुरित बीज छांट लीजिए। अब 3 प्लास्टिक या शीशे का गिलास लीजिए, इन पर ABC लिखिए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए, और गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए, और गिलास सी में मिट्टी डालिए। अब इनमें अंकुरित बीज बोने के बाद पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों के बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। क्या तीनों गिलास के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि अधिक है? तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ 3 गिलास लिया गया है। एगो ए है, ए वाला में क्या किया गया है, तो ए वाला में थोड़ा सा मिट्टी लिया गया और उसमें थोड़ा सा गोबर की खाद मिलाया गया है, और बी वाला में थोड़ा सा मिट्टी और उसमें यूरिया डाला गया, और सी वाला में खाली मिट्टी डाला गया। देख रहे हैं कि जिस गिलास में मिट्टी और गोबर की खाद डाला गया है उसका पौधा बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन जिस गिलास में केवल मिट्टी और यूरिया डाला गया, हल्का सा इसके अकॉर्डिंग मतलब इसमें बहुत सारा अंतर है, और जिसमें केवल मिट्टी डाला गया है तो उसका सबसे ज़्यादा अंतर हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि पौधों को ज़्यादा वृद्धि करने के लिए उसमें कौन सा खाद डालना चाहिए, तो उसमें ये जो बोला है गोबर की खाद मिलाने से पौधे ज़्यादा वृद्धि करेगी और फसलें जो होगी बहुत ही अच्छे होगी। यूरिया खाद डालने से इसके मुकाबले बहुत कम, मतलब कुछ कम होगी, और साफा नहीं, मतलब खाद वगैरह कुछ नहीं डालने पर ऐसा होगा फसलें, है ना। आगे देखते हैं। आगे है कि क्या आप खाद और उर्वरक में अंतर जानते हैं? आइए हम इसके बारे में जानें। तो यहाँ पे खाद एवं उर्वरक में अंतर है। खाद एवं उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। दूसरा अंतर यह है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद जो है खेतों में बनाई जाती है। तीसरा अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, 4 गो अंतर दिया है। तो तीसरा अंतर है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। इसलिए खाद जो होती है उर्वरक से बहुत ही शक्तिशाली होती है। चौथा, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पोषक कम मात्रा में होते हैं। तो उर्वरक में सब पोषक डाल दिया जाता है जिससे कि बेस्ट हो जाए। आगे देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका है? वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ है? तो यहाँ पे जैविक खाद के लाभ, वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद से क्या लाभ है? तो जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा यह लाभ है कि इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सनंद हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा यह कारण है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा, इससे मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। ये हम बता दिए जैविक खाद के लाभ। आगे है सिंचाई को हम लोग बोलते हैं इरेशन। पौधों के जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत जरूरी है, और पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर ही जड़ों द्वारा जाती है। पानी में घुलकर ही जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, इसलिए जल आवश्यक है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न समय अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंचाई क्या है, तो बोल सकते हैं आसान भाषा में कि पौधों में पानी को डालना ही सिंचाई कहलाता है। पौधों में पानी को डालना क्या कहलाता है? सिंचाई। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है
सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल और मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बरसात में हर एक 2 या 3 दिन के बाद बारिश हो जाता है। जाड़े में सप्ताह में एक बार एवं गर्मी में 2 या 3 दिनों के अंतर में सिंचाई की जाती है। इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जैसे धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस फसल में अधिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो धान एवं गन्ना में। सरसों, चना, तीसी यानी अलसी आदि में कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। सरसों, चना, तीसी को एक बार ही पानी डाल दो, हो जाता है। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार पर भी सिंचाई की दर निर्भर करती है। जैसे बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होने के कारण अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत चिकनी या काली मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। यानी कि सिंचाई जो है मिट्टी पर भी निर्भर करता है। बलुआस मिट्टी में कम सिंचाई बलुआस मिट्टी में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, और वही काली मिट्टी में कम सिंचाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि काली मिट्टी में जो पानी डाला जाता है उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। आगे देखते हैं क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7 कह रहा है कि आप ज़्यादा सिंचाई वाले एवं कम सिंचाई वाले फसलों की सूची बनाइए। ज़्यादा सिंचाई वाले फसल, कम सिंचाई वाले फसल। तो जो फसल ज़्यादा सिंचाई वाले फसल का नाम और इसमें कम सिंचाई वाले फसल। तो ज़्यादा सिंचाई वाले फसल कौन कौन हो जाएगा? पहला तो इसमें गन्ना हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। धान हो जाएगा, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा? तो गन्ना हो गया, धान हो गया। मक्का में भी ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, मक्का हो जाएगा। और क्या हो सकता है? तो और सारे, अब इसमें देख 3 गो लिख दी इसमें ज़्यादा सिंचाई वाला। कम सिंचाई वाले फसल, तो कम सिंचाई वाले फसल हो गया गेहूँ को कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तीसी को कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। सरसों को कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। राई, ऐसे करके बहुत सारे पौधे जो है उसको कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। अब सिंचाई के स्रोत क्या क्या है, यानी आखिर पौधों को पानी डालने का स्रोत चाहिए। तो सिंचाई के स्रोत निम्नलिखित है। कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील आदि सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं। क्रियाकलाप के माध्यम से सिंचाई के स्रोत पूछिए। आगे हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सिंचाई के स्रोत दिया गया है। सिंचाई की विधियाँ, पारंपरिक तरीके कि आप जानते हैं कि कुआं, तालाबों, नहरों आदि में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक कैसे पहुंचाया जाता है। ये तरीके हैं मोट घिरनी, ये मोट घिरनी का तरीका है। चेन पंप, ढेकी, रहट, उत्तोलन तंत्र आदि द्वारा सिंचाई किया जाता था। ढेकी द्वारा, चेन पंप द्वारा, रहट द्वारा। इधर दिया हुआ है रहट के बारे में, ये ढेकी है, ये रहट है। तो पहले ऐसे ही सिंचाई किया जाता था, ढेकी से, रहट से सिंचाई होता था। हालांकि कि अब के ज़माना में ये नियमें चेंज हो चुकी है, और मोटर पंप से, मशीन से, जो भी है मोटर से, अब आधुनिक सिंचाई के तरीके बहुत सारे हो चुके हैं। आगे दिया भी है आधुनिक सिंचाई के तरीके। आधुनिक सिंचाई में पहला आ जाएगा, आधुनिक सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न है। पहला, छिड़काव तंत्र, जिसको स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पे बराबर भूमि न हो, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ पर ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं, और ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकल जाता है। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार हो जाता है जैसे कि वर्षा हो रही है, और छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। तो छिड़काव तंत्र किस मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं? बलुई मिट्टी के लिए। ये है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र से वर्षा नियर फुहारा निकलता है, नोजल, इसमें नोजल लगा दिया जाता है। दूसरा है ड्रिप तंत्र, जिसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों को पानी देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका कौन है? तो आंसर हो जाएगा ड्रिप तंत्र। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है,
और इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होती है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित होता है। तो जहाँ पे जल की मात्रा कमी वाले क्षेत्र जहाँ पे है, जहाँ पे जल कम मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ पे ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करके खेती अच्छे कर सकते हैं। आगे है निकौनी। पांचवा टॉपिक है निकौनी। निकौनी यानी निराई। निराई क्या है तो यहाँ पे दिया है, खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ साथ भोजन, स्थान एवं जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार। और खरपतवार को ही हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। देखिए यहाँ पे किसान क्या कर रहा है, दवाई का छिड़काव कर रहा है, जिससे फसल में जो खरपतवार उग गए हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक गलत यह किया है कि ये मास्क वगैरह नहीं पहना हुआ है। जब भी खेतों में छिड़काव किया जाता है दवा का, तो मास्क पहन करके ही छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या हो, नाक और मुंह में जो है जहर का सुगंध ना जा पाए, जिससे हमारी शरीर भी प्रभावित ना हो सके। तो ऐसा यहाँ पे गलती किया हुआ है ना। आगे देखते हैं, किसान अनेक तरीकों से खरपतवार हटाता है। वह फसल उगाने से पहले खेत जोत कर खरपतवार को सुखा देता है। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। तो हाथ से भी हटा सकते हैं, खुरपी से भी हटा सकते हैं, या खेतों को जुताई करवा करके, है ना। रासायनों का प्रयोग करके भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है। रासायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवारनाशी रसायनों का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? चित्र में क्या गलत है? तो चित्र में हम आप लोग को बताएं कि यही गलत है कि यह जो छिड़काव कर रहा है ये अपने मुंह और नाक को किसी कपड़ा से बांधा नहीं है, तो मास्क लगाना चाहिए। यही ये गलत है चित्र में। आगे देखते हैं 6 नंबर, फसल की कटाई, जिसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। फसल की कटाई, फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कटाई किसे कहते हैं, तो फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर हंसुआ से कटाई की जाती है, जबकि बड़े स्तर पर मूवर, रीपर, हार्वेस्टर से की जाती है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है। यानी तो ये जो है खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल की कटाई कब किया जाता है, तो सितंबर अक्टूबर माह में। जबकि रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। जैसे कि अभी रबी की फसल की कटाई होगी मार्च अप्रैल में, ना। हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत में पौधे के निचले भाग शेष रह जाते हैं। हमें इनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। तो जो गेहूं कट जाता है और उसका भूसा वाला जो भाग है वो रह जाता है, उसको जलाना नहीं चाहिए। बहुत सारे किसान जला देते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। उसको जलाना नहीं चाहिए, इससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। इसलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। कटाई के बाद फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। तो कटाई के बाद क्या किया जाता है, थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना को अलग और भूसा को अलग कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, बच्चों क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में फसल कटाई के समय को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसे कटाई पर्व कहा जाता है। तो जब फसल पक करके काटा जाता है, तो उसको काटने के खुशी में आदमी कटाई पर्व, किसान कटाई पर्व मनाता है फसलों के। तो यहाँ पे कटाई पर्व, किसान जब कठिन परिश्रम द्वारा फसल बोता है, 3 से 4 महीने के बाद कटाई का समय आता है। अपने खेतों में तैयार फसल को देखकर वह खुशी से झूम उठता है। चूँकि पिछले 3 से 4 माह के परिश्रम का फल मिलता है, इसलिए वह खुशी मनाता है। उसे बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर मनाते हैं। इस प्रकार हमारे देश के सभी भागों में यह कटाई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दीपावली, बिहू आदि जुड़े हुए हैं। कटाई पर्व में ये सब त्योहारें भी जुड़ी हुई है, पोंगल, बैसाखी, होली, दीपावली, बिहू आदि जैसे त्योहारें। आगे देखते हैं 7 नंबर टॉपिक। 7 नंबर है गहाई एवं मुसाई एवं सफाई। क्या है, तो अनाज को भूसा से अलग और साफ करने की प्रक्रिया गहाई कहलाती है, उसाई कहलाती है एवं सफाई के अंतर्गत आती है। अन्न को भूसे से अलग कर भूसे को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है आजकल।
आजकल गहराई का कार्य थ्रेसर से किया जा रहा है। आजकल गहराई का कार्य किससे किया जाता है? थ्रेसर से। अब 8वां देखते हैं। 8वां जो टॉपिक है भंडारण। देखिए यहाँ पे किसान क्या कर रहा है, एक बोरे में भर कर के अनाज को एक कोठी या गोदाम में रखेगा, उसे ही भंडारण कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण अत्यंत जरूरी है, परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि भंडारण करते समय अनाज में नमी न हो, अन्यथा उसे खराब होने या जीवों को द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। तो ये भी बात ध्यान देना है कि जब फसल होता है तो उसको अच्छा से सुखा दिया जाता है। मक्का का फसल या धान का फसल को सुखा करके ही रखा जाता है, जिससे क्या उसमें नमी ना हो, और नमी नहीं रहेगा तो उसको अंकुरण क्षमता नष्ट नहीं होगी और उस पर कोई चीज़ जीव उसको हानि नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाजों को क्या करना चाहिए? तो धूप में सुखाना चाहिए। धूप में भंडारण से पूर्व यहाँ पे दिया हुआ है कि भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना जरूरी है, ताकि इसकी नमी समाप्त हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसकी नमी को समाप्त करने के लिए। आगे हैं, हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरे, धातु के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडार गृह तथा साइलो, लोहे या टीन का ड्रम या कोठी का उपयोग किया जाता है। तो ये बात सही है। हमारे देश में भंडारण के लिए जूट के बोरा यानी सूती के बोरा में, या धातु के बोरा में, या कोठियों में, या टीना या लोहा की कोठी में भी रखा जाता है। यहाँ पर नमी एवं वातावरण को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान यानी FCI गोदाम के माल गोदाम में रखते हैं। यानी कि केंद्र एवं राज्य सरकार किस गोदाम में रखते हैं? तो FCI गोदाम में अपने अनाजों को रखते हैं। क्रियाकलाप, आप अपने शिक्षक महोदय या माता पिता के साथ FCI गोदाम के बारे में गोदामों में जाकर पता कीजिए कि खाद्यान्न को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, पूरा एक्सप्लेन कर दिए। और इस चैप्टर से हम लोग क्या सीखे? तो खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलें खरीफ तथा शीत ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलें रबी तथा ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलें जायद फसलें कहलाती हैं। तो इसमें हम लोग फसलों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, खेती करने के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठे किए। अगला जो लेकर आएंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के पूरा क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे। तो अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच।